1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के बीच में टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक किया जाता है। टीपू सुल्तान, जिसको लेकर के हर साल विवाद होते रहते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया कि टीपू सुल्तान इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हर साल होती है, ठीक है, कर्नाटक में खास तौर पे। सुल्तान फतेह अली खान, ये इसका वास्तविक नाम था, सुल्तान फतेह अली खान। बचपन से ही योद्धा किस्म का व्यक्ति था, हैदर अली का बेटा था। 1750 में इसका जन्म हुआ और टीपू सुल्तान जो है ये वॉर में बचपन से ही जाने लगा। कुशल योद्धा होने की वजह से हैदर अली ने इसको शेर ए मैसूर का टाइटल दिया था। शेर ए मैसूर, जैसे हमने पढ़ा था शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह थे, वैसे ही। जब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना तो उस समय पर इसके सामने चुनौतियां बहुत सारी थी, है ना। युद्ध में एक तो हार गए, मंगलोर की संधि कर ली, अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र देने पड़ गए। निजाम और मराठा, उनको लेकर के एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। अंग्रेज मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे इसकी फाइल को ख़त्म किया जाए। मगर टीपू सुल्तान के चरित्र को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, मगर वहीं इतिहास का दूसरा फैक्ट भी आता है सामने कि वो उसने श्रृंगेरी देवी के मंदिर को दान भी दिया। हैदर अली भी अपने टाइम पीरियड में बड़ा ही सेक्युलर रूलर था। उसके दरबार में, उसके शासन में, उसके सेना में हिंदू मुसलमान सब धर्म के सैनिक शामिल थे। उसका तो एक मंत्री भी बड़े पद पर बैठा हुआ मंत्री भी हिंदू था, जिस पर वो बड़ा भरोसा करता था। सब धर्म को बराबर सम्मान देता था हैदर अली, और वही बात कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान में भी दिखाई देती। मगर कुछ लोग आरोप लगाते कि उसने हिंदुओं का भी कत्लेआम किया, हो सकता है। मगर टीपू सुल्तान को हम धर्म की परिधि में बांध करके न देखें, इसके चरित्र को, इसके इतिहास में इसके महत्व को हम सिर्फ धर्म की डोर से ही न खींचें। मुझे लगता है कि टीपू सुल्तान को समझने के लिए, टीपू सुल्तान को थोड़ा पढ़ने के लिए हमें उसके एक विस्तृत उसके विज़न को, उसके दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि टीपू सुल्तान की बुद्धि, कूटनीतिक डिप्लोमेसी वैसी नहीं थी जैसे इसके पिता की थी। इसके पिता में धैर्य था, संयम था, कूटनीतिक व्यक्ति थे, युद्ध की नीतियों को समझते थे। ये बड़ा एग्रेसिव किस्म का व्यक्ति था और बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेता था, जिसकी बदौलत मैसूर साम्राज्य की स्वतंत्रता का अंत भी इसी के कारण हो गया। मगर टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। टीपू सुल्तान पहला ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अपने राज्य की रक्षा के लिए उस समय पर युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। टीपू सुल्तान एक ऐसा आधुनिक व्यक्ति माना जाता है जिसने सबसे पहले आधुनिक कैलेंडर की नींव रखी, आधुनिक हथियारों की ज़रूरत पर बल दिया। कहते हैं कि भारतीय सेना में वो पहला व्यक्ति था भारत की तरफ से जिसने रॉकेट लॉन्चर का आविष्कार किया था। तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बचपन से राजकुमार था तो शिक्षा तो अच्छी खासी मिली। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू, इन सब भाषाओं की बड़ी जानकारी थी टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान जब हम कहें कि सैनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय पर उनको घुड़सवारी, बंदूक चलाना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सब चीज़ें में बड़ा माहिर व्यक्ति था। जब टीपू सुल्तान खासतौर पे उसकी कला के स्वरूप को समझें, आर्ट्स एंड लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कला प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। अपने पिता की तरह संगीत की महफिलों में जाता था। दरबार में भी कई बड़े आयोजन होते थे, इसमें संगीत के क्षेत्र में वो पार्टिसिपेट करता था। मगर मैंने कहा वो वीर साहसी योद्धा उस प्रकार का नहीं था जिस प्रकार का हैदर है। तो टीपू सुल्तान
सबसे पहले कि टीपू ने सुल्तान का टाइटल लिया था और खुद को जो है बादशाह कहा था इसने, ठीक है, खुद को, ठीक। इसने एक नई करेंसी स्टार्ट की मैसूर में, नया मापतोल यूनिट डिक्लेयर किया और नया कैलेंडर मैंने कहा इसने मैसूर में स्टार्ट किया था। टीपू सुल्तान ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए थे। ऐसा हैदर अली ने भी किया था, शिव पार्वती के चित्र बनवाए थे सिक्कों पर, टीपू सुल्तान ने भी किया। टीपू सुल्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा महत्वाकांक्षी शासक था जिसका ये भी मानना था, एक अच्छा कुशल प्रशासक भी था, महत्वाकांक्षी तो था ही था, उसका ये मानना था कि शासन में सब लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तो उसने अपनी सेना में भी सब धर्म के लोगों को जगह दी, प्रशासन में भी जगह दी और धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया उसने अपने प्रशासन में। इसलिए उसको पता था कि ज़्यादातर जनता हिंदू है, तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनवाया और अरबी भाषा में इसका इस्तेमाल किया। पहला भारतीय शासक था जिसने अपना पूरा प्रशासन यूरोपियन प्रशासन पर निर्मित किया। उसने कहा था, उसका मानना था कि हमारा जो दुश्मन है वो यूरोप है, मतलब यूरोप के देश, खासतौर पे ब्रिटेन, और हमें उसके कॉन्सेप्ट को हराने के लिए उसके सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। तो उसने यूरोपियन पैटर्न पर सिस्टमेटिक चीज़ें अपनाई, अपने राज्य में सुधार किए। टीपू सुल्तान जब शासक बना तो उस समय पर युद्ध के कारण जो है मैसूर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। तो उसने सबसे पहले क्या किया, राजस्व को सुधारने की कोशिश की, रेवेन्यू कलेक्शन, और इसके तहत उसने सबसे पहला रिफॉर्म किया कि एक रेवेन्यू कोड बनाया, राजस्व कोड बनाया। दूसरा कि लैंड रेवेन्यू के बीच में सरकार और किसानों के बीच में जो मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे, उनको वहाँ से हटा दिया। मतलब पीसेंट्स का डायरेक्ट सिस्टम क्रिएट हो गया गवर्नमेंट के साथ, इससे रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ गया। व्यापार को बढ़ावा दिया, किसानों को फसल बोने के लिए लोन्स इसने प्रोवाइड किए, आप फसल बोइए भाई, और फसल होने के बाद में आप हमें अपना टैक्स और लोन दोनों चुका दीजिएगा। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। व्यापार को बढ़ावा दिया, नए नए कुछ इसने छोटे छोटे स्टॉप डैम्स बनवाए, सड़कों की मरम्मत कराई, पोस्टल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, कैलेंडर सिस्टम मजबूत किया, टैक्सेशन कलेक्शन पर बल दिया। इसका मानना था कि सेना की आधुनिकता बहुत ज़रूरी है, मगर सेना की आधुनिकता अच्छी आर्थिक स्थिति के बगैर नहीं हो सकती। तो फ्रांसीसियों के साथ में संबंध मजबूत करके व्यापारिक ट्रेड पर फोकस किया, मालाबार कोस्ट से इसने ट्रेड को बढ़ावा दिया, और इसने भी दक्षिण में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है फ्रांसीसियों का बहुत मदद किया। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का ये सम्मान करता था, और फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 आदर्श थे, क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, इन तीनों का ये भी रिस्पेक्ट करता था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए इसने मैसूर में एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया, यानी कि फ्रांस की स्वतंत्रता का वृक्ष बनाया। खुद को ये नागरिक टीपू कहता था, क्योंकि फ्रांस में लोग नागरिक कहलाना पसंद करते हैं, वहाँ की एक टाइटल होता है, तो इसने खुद को नागरिक टीपू कहा। इसने फ्रांस का एक पॉलिटिकल पार्टी था जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब का मेंबर बना और उस क्लब का एक यूनिट मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में भी स्थापित कराया। ठीक है, प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति था। मैंने कहा कि सब दुनिया की दारी की खबरों को लेकर के बड़ा संजीदा था। उसे ये पता होना ज़रूरी था उसके लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसने दूसरे देशों के साथ में बड़े अच्छे संबंध बनाए, जैसे इसने इजिप्ट, मिस्र, फिर तुर्की, कुस्तुनतुनिया, चाइना, फ्रांस और कई सारे यूरोपियन देशों में अपने एम्बेसडर भेजे, उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप इसने डेवलप किया। ठीक है, मॉरिशस में भी अपने राजदूत भेजे। इसने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था। मंगलोर, मोलिदाबाद, दाजिदाबाद में इन्होंने डॉकयार्ड का निर्माण किया। कई सारे
युद्ध फैक्ट्रियाँ इसने स्थापित की, खासतौर पे डिंडीगुल में और मालाबार में कई सारे वॉर फैक्ट्री, वेपन फैक्ट्रीज इसने स्थापित किया। और ख़ास तौर पे टीपू सुल्तान जो है एक अच्छा वीर साहसी व्यक्ति था, मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे मैंने कहा कि टीपू सुल्तान में अपने पिता के जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, ये कूटनीतिक नहीं था, क्योंकि अगर ये कूटनीतिक होता तो निज़ाम और मराठों को अपने फेवर में रखता, मगर इसने उनसे पंगा ले लिया। दूसरी बात कि ये कई बार फैसले जल्दबाजी में ले लेता था, जिसके कारण उसको परिणाम भी भुगतना पड़ा। कुछ चीज़ों में हैदर अली से बड़ा वीक था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये व्यक्ति देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ। ठीक, टीपू सुल्तान के इस छोटे इंट्रोडक्शन के मामले में अब देखो, टीपू सुल्तान को लेकर कितने भी विवाद हो, मगर इतिहास में उसके नाम को भुलाने की कोशिश की जा रही है, पर उसका नाम लिखा जा चुका है। उसको आप उसको सही ठहरा सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं। मैंने कहा उसको कहा जाता है हिंदुओं का हत्यारा था, पर उसने श्रृंगेरी देवी मंदिर को दान भी दिया। अपनी कॉइन्स पर उसने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मिंट किया। तो ये कहीं ना कहीं उसको एक विवादास्पद बना देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं उसके बारे में। मगर टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाला पहला बड़ा राजा था। जब मराठे अंग्रेज़ों के फेवर में जा चुके थे, जब निज़ाम उनकी गुलामी करता था, जब श्रावणकोर के राजा उनके पैर धोते थे, उस समय पर दक्कन का एक लौता शेर था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था, मैसूर का झंडा हाथ में लिए श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते हुए ये व्यक्ति शहीद हुआ था। तो इतिहास में इसका एक अपनी पहचान है। यूरोपियन, मतलब आप सोचो कि अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा दुश्मन था कि जब वेलेज़ अली ने इसको फाइनली पराजित किया तो वेलेज़ अली को ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल सम्मान दिया, उसे लायन का टाइटल दिया। सोचो आप, इतना बड़ा चुनौती था अंग्रेजों के लिए ये टीपू सुल्तान। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मंगलोर की संधि याद करो, 1784 में हुआ हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में। मगर ये संधि जो थी युद्ध विराम मात्र थी, टीपू और अंग्रेजों के झगड़े की जड़ को समाप्त नहीं किया गया था। ये युद्ध सिर्फ जो चल रहा था उसको टाल दिया था। दरअसल टीपू को दक्षिण में खासतौर पर अंग्रेज अपना कट्टर दुश्मन समझने लगे थे, और दक्षिण भारत की जीत में टीपू सुल्तान या मैसूर एक बड़ा बाधक था अंग्रेज़ों के लिए, और अपनी स्वाधीनता के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को बड़ा खतरा मानता था। तो इनके बीच में मतभेद। ठीक, अब देखो फिर से उस मैप पर आओ जो था ख़ास तौर पे निज़ाम और मराठों का आपसी संबंध और मैसूर की भूमिका। अब आप इस मैप को देखेंगे तो अगर टीपू सुल्तान चाहता, है ना, टीपू सुल्तान चाहता तो मराठे और निज़ाम इन दोनों को अपने फेवर में कर सकता था। कैसे? हैदर अली द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे मराठों से, ये वो मराठों को ये क्षेत्र वापस दे देता। निज़ाम के कुछ क्षेत्र थे, वो क्षेत्र वापस दे देता। तो शायद इनके साथ स्थायी दोस्ती उसकी हो जाती, और ये स्थायी दोस्ती अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी भूमिका निभाती। मगर हैदर अली की तरह वो दूरदर्शी वाला नहीं था, उसको फ्रांस पर ज़्यादा भरोसा था। उसे लगता था कि फ्रांस की ताकत हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, है ना। उसे लगता था कि फ्रांस के पास आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक टेक्निक है, यूरोपियन है, इंग्लैंड को हराने में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अमेरिका की सरजमीन पर उसने इंग्लैंड को हराया भी था, ऐसा उसको लगता था। तो उसने फ्रांस पर ज़्यादा भरोसा किया, और विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रांस और तुर्की में अपने उसने दूत भेजे। वैसे तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें ये बात कर दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपना फैलाव नहीं करेगी। मगर जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने एक तरह से इस संधि की या पिट्स इंडिया एक्ट की बातों को इग्नोर किया, और वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। कॉर्नवालिस जब सत्ता में आया, गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसने खास तौर पे यही प्लान किया कि मैसूर को किस तरह से पराजित किया जाए। इसका मौका मिला
कब? जब एक राज्य है, यहाँ पर आप मैप में अगर देखेंगे तो त्रावणकोर, ठीक है, केरला का त्रावणकोर। और त्रावणकोर जो रियासत थी ये अंग्रेजों का सपोर्टिंग रियासत था, यानी अंग्रेजों का दोस्त था। अब जब अंग्रेजों का दोस्त है तो इसका मतलब साफ है कि टीपू सुल्तान का कहीं ना कहीं दुश्मन है, ठीक है। अब आप देखें, ये देखिए, इसमें देखिए आप, है ना, ये त्रावणकोर, ठीक है, और ये वो जगह है खास तौर पे जो ऊपर मैसूर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि त्रावणकोर जो था वो मैसूर का दुश्मन। तो जब टीपू सुल्तान अपनी पॉलिटिकल अपीयरेंस बढ़ा रहा था, सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा था, कॉर्नवालिस को लगा कि कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान हमारे लिए खतरा होगा, तो कुछ मुद्दों पर उनके मतभेद हुए और टीपू से का लगातार फ्रांसीसियों से संपर्क, मराठों को टीपू के खिलाफ अंग्रेजों ने उकसाया। जैसे अंग्रेजों ने निज़ाम को अपने दोस्तों की एक लिस्ट दी, उसमें टीपू का नाम नहीं था, ठीक है, पॉलिटिकल एक लिस्ट होती है। तो टीपू इससे भड़का, बोले यार तुमने मंगलोर की संधि में मुझे दोस्त कहा और अब तुम मेरे को दोस्ती नहीं मानते हो। तो इस मतलब मतभेद इनके बढ़ते चले गए। त्रावणकोर में से टीपू सुल्तान के मतभेद हुए और टीपू ने त्रावणकोर में जो है खास तौर पे कुछ उनके आपसी मतभेद बढ़ते चले गए। और जब मतभेद बढ़े तो टीपू सुल्तान ने अच्छा, त्रावणकोर से मतभेद का कारण क्या था कि त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने डच लोगों से कोचीन में जो है कोचीन को छीनने की कोशिश की। टीपू कोचीन को अपने अधीन समझता था और टीपू ने बोला यार ये तुम अगर कोचीन लेते हो तो ये तो मेरी सल्तनत, मेरी प्रभुता, सोवेनिटी पर आपका अधिकार है। तो उसने 1790 में, अप्रैल 1790 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज तो बैठे ही थे इस बात को लेकर के कि कब अटैक करे। त्रावणकोर पर जैसे अटैक किया वैसे ही त्रावणकोर के दोस्त अंग्रेजों ने टीपू पर अटैक कर दिया और इस तरह से शुरू हो गया क्या? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो बड़ा कारण है वो है त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान का आक्रमण होना, ठीक है। अब त्रावणकोर पर जैसे आक्रमण हुआ वैसे ही कॉर्नवालिस ने मराठों को सपोर्ट बोला कि भाई सपोर्ट करो, इधर से निजाम को बोला। और क्या हुआ कि तीनों ने मिलकर के मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया। अब आप इस मैप में देखें, है ना, इधर से आ गए मराठे, इधर से आ गया निजाम, इधर से आ गए अंग्रेज और त्रावणकोर से भी आ गए अंग्रेज, यानी चारों ओर से बेचारा हमारा जो टीपू है वो क्या हुआ, वो घिर गया, ठीक। उसे अंग्रेजों ने, कॉर्नवालिस ने खुद मोर्चा संभाला और वेल्लूर और अंबूर होते हुए 1791 में उसने बंगलोर को जीत लिया। बेंगलोर को हारना मतलब टीपू सुल्तान की पहली हार मानी जाती कि बेंगलोर को उसने, कॉर्नवालिस ने जीता। अब टीपू सुल्तान ने उन्हें देखा कि जब चारों तरफ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो रिसोर्सेस की कमी हो गई और रिसोर्सेस की कमी के कारण उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ रहा था। और यही वजह रही, यही कारण रहा कि संघर्ष की स्थिति में नहीं था वो। और जब श्रीरंगपट्टनम को निज़ाम और मराठा और अंग्रेजों ने घेर लिया तो मजबूरी में ही सही टीपू सुल्तान ने कहा कि शेर को बड़ी छलांग लगाने के लिए दो कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। इसका मतलब था कि टीपू सुल्तान संधि के लिए तैयार था और जब श्रीरंगपट्टनम घिर गया तो टीपू सुल्तान ने सरेंडर किया और दोनों से संधि करने के लिए तैयार हुआ, निज़ाम से, मराठों से, अंग्रेज से। वो जो संधि हुई इतिहास में उसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या कहते हैं बच्चा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है मार्च 1792 में जो हुआ था, इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपना आधे से बड़ा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। कौन सा राज्य? आप इस मैप में देखिए एक बार सब लोग। आधा राज्य उसको अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है, जिसमें मालाबार, डिंडीगुल, ये जो देख रहे हैं आप, ये बेल्ट, ये अंग्रेजों के पास चला गया। मालाबार
डिंडीगुल, ये बेल्ट जो समृद्ध था वो अंग्रेजों के पास चला गया, है ना। ये पूरा क्षेत्र चला गया, उसको उसने अब अंग्रेजों ने क्या किया कि ऊपर का जो बेल्ट था तुंगभद्रा और वो क्षेत्र उसने उसको दे दिया मराठों को, ऊपर वाला बेल्ट ये मराठों को दे दिया, ये हिस्सा निज़ाम को दे दिया और ये बड़ा बेल्ट अपने पास में रख लिया। इसके साथ साथ युद्ध का दोषी ठहराया गया टीपू को, उसको 3 करोड़ रुपए युद्ध में कॉम्पनसेशन देना भी बोला गया कि आपको 3 करोड़ रुपया कॉम्पनसेट देना पड़ेगा। और इसके जब तक पैसा नहीं दे देते इसके दोनों बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक बना करके रखा, अपने पास बंधक बना करके रखा। कोशिश ये की गई थी कि टीपू को ज़्यादा से ज़्यादा इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि ये व्यक्ति दोबारा कभी फिर से खड़ा होने की कोशिश न करे। तो इसके आधे राज्य को छीन लिया गया। अब टीपू सुल्तान के लिए बहुत बुरा सदमा था ये श्रीरंगपट्टनम की संधि, मगर कार्नवालिस का ये विचार था कि हमने, अच्छा कार्नवालिस थोड़ा समझदार व्यक्ति था ना, कार्नवालिस ने कहा कि यार हमें ना टीपू को तो हराना ही हराना है, मतलब उससे तो क्षेत्र जीतना है, इसको कमज़ोर करना है, मगर हमारे साथी लोगों को ताकतवर नहीं बनाना है। तो उसने बड़ा क्षेत्र अपने पास रखा और उसने स्टेटमेंट दिया कि इस संधि के बाद में हमने अपने दुश्मन को तो पंगु कर दिया, यानी मैसूर को, मगर हमने अपने दोस्तों को भी ज़्यादा बलवान नहीं होने दिया, यानी कि ना मराठाओं को ज़्यादा बलवान होने दिया ना निज़ाम को होना दिया। तो इससे श्रीरंगपट्टनम की संधि से थर्ड जो है एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो ख़त्म होता है। और इसके बाद में जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक था, उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। हालांकि कार्नवालिस को लेकर के एक कंसेप्ट यहाँ उठता है कि कई लोग आलोचना करते हैं कि जल्दबाजी की उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि में, और उसने टीपू के विनाश को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि कार्नवालिस चाहता तो पूरा टीपू का राज्य भी समाप्त किया जा सकता था और अपने अधिकार में लेता। मगर कार्नवालिस थोड़ा समझदार व्यक्ति था। कैसे? उसने सोचा कि ये जो मैसूर है अगर इसको पूरा जीत लिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा अंग्रेजी राज्य, है ना। अच्छा, ऊपर मराठाओं की सीधी सीमा लगेगी किससे? फिर अंग्रेज से। अच्छा, नीचे कर्नाटक राज्य था, कर्नाटक राज्य को और अंग्रेजी रियासत को, अंग्रेजी क्षेत्र को मैसूर बफर स्टेट की तरह सोचता था, उसके लिए था, यानी वो मराठाओं के आक्रमण से बचाता था। कार्नवालिस सोच रहा था जब तक मराठाओं को फाइनली हराना दिया जाए तब तक मैसूर को रखे रहने दो, ये दोनों लड़ेंगे, हम बचे रहेंगे। समझ में आ गई बात? कार्नवालिस समझदार था। ठीक, अब इसके बाद में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, अंग्रेजों को 12 महल डिंडीगुल का बेल्ट मिल गया, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिल गया और निज़ाम को पेन्नार कृष्णा का बेल्ट मिल गया। यानी कि एक तरह से हम देखें तो थर्ड एंग्लो मैसूर जो युद्ध था वो बड़ा ही हम कहें तो थोड़ा संकटकालीन था मैसूर के लिए। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये क्लियर है ना यहाँ तक? देखिए, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है और उस वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मैं क्षमा चाहूँगा, मगर बच्चा आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते जाइए। फोर्थ, अच्छा, चौथे के समय पर ना वेलेजली गवर्नर था, वायसराय गवर्नर। जिस दिन वेलेजली भारत पहुंचा गवर्नर जनरल बन के, उसी दिन उसको पता चला कि टीपू सुल्तान ने मॉरिशस से आए हुए कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों का अपने दरबार में स्वागत किया। वेलेजली को समझ में आ गया कि यार ये बंदा जो है, इसको तो ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उसने काबुल, कुस्तुनतुनिया, तुर्की सब जगह अपने बड़े अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। उस समय पर 1799 का दौर था जब टीपू सुल्तान के जैसा ही एक व्यक्ति था जो फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा चुनौती दे रहा था अंग्रेज़ों को, सेनापति था वो वहाँ का।
तो वेलेजली जब पावर में आया तो उसने सोचा कि कैसे भी करके मैसूर को अपने अधीन किया जाए। वेलेजली आप जानते हैं एक सहायक संधि के लिए फेमस था। उसने एक सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, किसको? टीपू सुल्तान को। ठीक है, टीपू सुल्तान ने उस सहायक संधि को नहीं माना, सब्सिडरी अलायंस को। दूसरी बात, उसके संबंध नेपोलियन से अच्छे थे, होने जा रहे थे, तो भारत में अंग्रेजों को ये भी डर था कहीं भारत पे नेपोलियन आक्रमण ना कर दे। ठीक है, तो फाइनली वेलेजली ने निज़ाम और इनको अपने फेवर में करके एक युद्ध का घोषणा किया, और वही युद्ध जो है भारत में मैसूर का अंत भी कर गया। वेलेजली का ये मानना था कि फ्रांसीसी गतिविधियां हमेशा के लिए भारत से समाप्त होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति फ्रांसीसियों का सपोर्ट करता है उस व्यक्ति को हम खदेड़ेंगे। कुल मिलाकर उसकी सोच ये थी। ठीक है, और टीपू का ये मानना था कि जो मैंने श्रीरंगपट्टनम की संधि में अपना राज्य खोया है, मुझे वो राज्य वापस चाहिए, और उसके लिए मुझे अंग्रेजों को हराना ही पड़ेगा। तो आपसी मनमुटाव, मतभेद इतने ज़्यादा थे कि दोनों एक युद्ध के लिए तैयार थे। सेना मजबूत कर रहा था टीपू सुल्तान, और ना उसे मराठों का सपोर्ट था ना निज़ाम का, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसे अकेले लड़ना था, ये मुझे उससे मालूम था। ठीक है, सहायक संधि जब नहीं मानी तो अप्रैल 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम के साथ मिलकर के मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू को किसी भारतीय राजा से कोई सहायता नहीं मिली। ये दुर्भाग्य था, ये दुर्भाग्य था। मैसूर पर चारों ओर से सेनाओं ने आक्रमण किया। कर्नाटक से कर्नल जनरल हैरिस, कुर्ग से जनरल स्टुअर्ट, हैदराबाद से कर्नल सर आर्थर वेलेजली, दक्षिण में कर्नल रीड और कर्नल ब्राउन ने श्रीरंगपट्टनम की ओर आक्रमण किया। वेलेजली ने भी युद्ध का मोर्चा संभाला, और कई जगह पर वेलेजली और जनरल हैरिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। फिर एक सेदा सरी का युद्ध हुआ, उसमें टीपू सुल्तान हार गया। टीपू सुल्तान जब चारों तरफ से हारने लगा तो उसको बेचारे को श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण लेनी पड़ी, और जब श्रीरंगपट्टनम के किले में सभी तरफ से सेनाएं पहुंची तो उसने सोचा कि उसके कुछ दरबारियों ने कहा कि साहब अपन संधि कर लेते हैं। बोले यार एक बार संधि की थी पहले भी, फिर भी युद्ध हुआ। बोले संधि कर भी लेंगे तो क्या होगा, अंग्रेज हमको पेंशन देंगे। उसका स्टेटमेंट सुनिएगा। टीपू सुल्तान ने कहा कि पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होने से अच्छा है कि योद्धा की तरह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मर जाएं। पेंशन प्राप्त राजाओं नवाबों की सूची में शामिल होने से अच्छा है योद्धा की तरह देश की रक्षा करते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए मर जाएं। और उसने अपनी तलवार, अपनी शमशीर निकाली और युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। श्रीरंगपट्टनम के किले की सीढ़ियों पर लड़ते लड़ते ये एक वीर सपूत 4 मई 1799 को शहीद हो गया। चारों तरफ से इस पर हमले किए गए, न जाने कितनी इसको गोलियां लगी, न जाने कितने इसको तलवारों से घाव मिले, वीरगति को प्राप्त हो गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। रॉबर्टसन एक अधिकारी, वो कहता है कि भारत में अंग्रेजों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी टीपू सुल्तान, वो ढेर हो गया। और इस युद्ध के बाद वेलेजली को मार्कस की उपाधि दी गई, उसे बड़ा सम्मान दिया गया। उसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन को समाप्त कर दिया है। इसके बाद में मैसूर पर जो है वो वाडियार वंश के शासक को, जो पहले था कभी, है ना, उसके एक बच्चे को बिठा दिया, उससे सिग्नेचर करा लिए, सहायक संधि स्वीकार करा ली। मैसूर के राज्य का पूरी तरह से विभाजन हो गया और वेलेजली की प्रतिष्ठा में तो इससे बढ़ोतरी हो गई, मगर टीपू सुल्तान इतिहास में एक अमर नायक की तरह उसका नाम अमर हो गया। ठीक, टीपू सुल्तान की बारे में यहाँ 2 चीज़ें और आप थोड़ा सोचिएगा। टीपू की सेना की खास बात ये थी कि उसकी सेना अंत तक उसके प्रति वफादार रही। टीपू सुल्तान की पूरी सेना लास्ट तक उसके साथ में रही। उसके परिवार के सदस्यों को उसकी मृत्यु के बाद वेल्लोर की जेल में कैद कर दिया गया, वेल्लोर में। ठीक, टीपू सुल्तान
इसका आधा राज्य और जो था वो भी निज़ाम और मराठों में बांट दिया गया। अंग्रेज और मराठों ने निज़ाम में बांट लिया और टीपू सुल्तान का जो स्वतंत्रता का एक सपना था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब कुछ लोग अपने अपने तरीके से टीपू सुल्तान का मूल्यांकन करते हैं, कई लोग अपने उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, मगर इतना तो मानना पड़ेगा कि टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी का वो एक नायक है जो अंग्रेजियों की चुनौतियों को बहुत बेहतर तरीके से समझता था। अंग्रेज भी उससे अपना सबसे खतरनाक दुश्मन इसीलिए मानते थे क्योंकि उसकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी। यूरोपियन पैटर्न पर उसने अपनी सेना, अपने प्रशासन को तैयार किया और शेर की उसका एक कंसेप्ट था, उसका एक थ्योरी था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़िए की तरह लंबी ज़िंदगी जीना बेकार है। इससे उसका विजन समझ में आता है और ख़ास तौर पे उसके नए नए स्टेप्स को उठाना, नए कैलेंडर लागू करना, धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, गणित जैसे विषयों की पुस्तकें जो उसके पुस्तकालय में उसकी शोभा बढ़ाती थी वो उनको पढ़ता था, जिससे उसके विचार बड़े आधुनिक होते चले गए। वो एक ऐसा प्रशासक था जिसके प्रशासन की सराहना तो उसके विरोधी भी लोग करते थे। ख़ास तौर पे खेती बाड़ी में उसके किए गए सुधार, राजस्व में उसके सुधार, दक्षिण भारत के इतिहास का एक आकर्षक व्यक्तित्व उसको बनाता है ये उसके सुधार। और मैसूर का ये जो शासक था, इसकी एक खास बात आप ज़रूर सीखिएगा अगर ज़िंदगी में उतार पाए तो, कि ये मर गया मगर इसने अपना कभी स्वाभिमान नहीं छोड़ा और ये स्वाभिमान ही इंसान को जो है सफल बनाता है। उसने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की, उसने अंग्रेज़ों का लास्ट तक सामना किया और वो भी इसी वजह से इतिहासकारों के कलम से उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो ये टीपू सुल्तान की स्टोरी थी दोस्तों, मैसूर की कहानी थी। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मैसूर अंग्रेज़ों का संघर्ष खत्म हुआ। अगली कड़ी में अब हम बात करेंगे बंगाल को लेकर के कि किस तरह से बंगाल को जीता गया अंग्रेज़ों द्वारा और भारत में किस तरह से उनका साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य और मजबूत हुआ। तो भैया जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए आधुनिक भारत हमारे साथ।